स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी कोर्स बुक लेसन 12 पार्ट 2. Good morning children. Now I will continue this chapter. Already half explained already. अभी जानेंगे. देखो क्या ना, बड़ी देर के बाद चक्री जैसे रुक गई. डॉक्टर दिखाई पड़े तो लेखक ने क्या पूछे, जी क्या मैं रॉकेट पायलट बन नहीं सकूँगा? तो डॉक्टर फिर वो इशारा किए कि 500 संदूक की और 5 संदूकें हैं. उसके बाद जिस संदूक में गया उसका नाम क्या था? लाख की कोठरी. लाख की कोठरी में तुम लोग पता है, आज माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी बताए तुम लोग को कि किस तरह से लाख जो कि आग के संस्पर्श में आने से वो पिघलना शुरू करता है. उसको जब पिघलता है और भी गर्म महसूस करेंगे. तो इसी तरह से लाख की कोठरी बनाया गया है. तो घुसते ही कमरे का गर्म कर दिया गया. रॉकेट जब महाकाश में लौट कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वो इसी तरह गर्म हो जाता है. देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं जल उठने लगा. मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा. राइटर खुद पसीने से लथपथ हो गए फिर भी बैठे रहे. नहीं, क्यों ना, वो करके दिखाएंगे. उनका इच्छा शक्ति बहुत ही तेज है जो कि वो करके दिखाएंगे. आधा घंटे के बाद वो बाहर निकले. डॉक्टर ने कहा, अच्छा लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे, क्योंकि ये कुछ नहीं हुए, चुपचाप बैठे रहे. तो बाद में सुना मेरी कोठरी का तापमान कितना था? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था. 103 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो अंदर बैठे रहे. वहाँ से मैं धुन्यागार में गया. वहाँ मेरे कानों के पास कई तरह की तीखी आवाज़ें की गई. तो कानों में रुई का फाया लगाकर मैं बैठा रहा, नहीं तो कानों के पर्दे फट जाएंगे. कानों में रुई डालकर बैठे, जितना भी बोले, जो भी कुछ बोले वो सुने नहीं. फिर रॉकेट पायलट का सिर ध्वनि से न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए इस तरह से उनका टेस्ट दिया गया. रॉकेट जब जमीन से उठता है तो आकाश को चीरने वाले भयंकर गर्जन करता है. इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो जाता है. जो भी है मैं नाद की कोठरी से आराम से निकल आया. राइटर बोल रहे इतने तो उसमें भी वो सफल हो गए. इतने कष्टों के बाद भी वो मेरी परीक्षा लेते रहे. 5वें संदूक का नाम क्या था? नाचने वाला संदूक, जो कि रॉकेट में बैठकर शून्य की ओर उड़ते वक्त ऐसा अनेक धक्के खाने पड़ते हैं. फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिशा ज्ञान सही नहीं रहता, तो इसलिए जानना ये जरूरी है. इसीलिए उन लोगों ने लेखक को नाचने वाले संदूक में भर दिए. संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा और वो संदूक के संग नाचते भी रहे, पर हमेशा मेरा सिर ऊपर आकाश की ओर रहा. क्या समझ में आया? तो उनका शरीर नाच रहा है, बॉडी पूरा हिल रहा है, परंतु ये क्या किए, चला काम क्या किए ना, अपना आकाश की ओर केवल देखते रहे. तो मतलब आकाश की ओर मुंह किए रॉकेट चला रहे. वैसे ही फेस बड़ी जो कुछ हो रहा है पर रॉकेट वो चला रहे, तो उसको लक्ष्य स्थल को देख रहे हैं. नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे 6वें संदूक में भर दिए. इस संदूक का नाम क्या था? ना भार शून्य संदूक. इसमें कुछ ऐसे खूबी है जो कि संदूक में घुसते ही देह का वजन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा. शरीर रहता है पर वजन नहीं रहेगा. भासमान अवस्था में वहाँ पर रहेंगे. फिर जहाँ रॉकेट पायलट के देह से बाहर चला जाता है उससे अतः जिंदा रहकर भी वो समझ नहीं पाता कि जीवित है या मृत. इस तरह से वहाँ टेस्ट देना पड़ेगा. वहाँ वो टेस्ट दिए, उसमें भी सफल हो गए. 7वीं सीढ़ी क्या था? महाशून्य संदूक. सबसे ज़्यादा कष्ट यहाँ होता है, पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मजा तो यही मिलता है. रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा मिलते हैं जो कि कैसे ना, पर प्लास्टिक का मुखौटा लगाकर वो बैठे. तो लेखक को वो चीज़ मिला. पर्याप्त ऑक्सीजन भी दिया गया. उसके बाद वो रॉकेट पायलट की पोशाक पहनकर महाशून्य संदूक में चले. कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली भी लेके गए. क्यों लेके गए? पता है महाशून्य में जाने से वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम रहता है, नहीं रहने का बराबर है. तो इसीलिए ऑक्सीजन का थैली लेके जाने से वो वहाँ पे आराम से
अपना सांस ले पाएंगे। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए होगा, फिर किस लिए? वो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन अचानक घूम करते हुए यंत्र चलने लगा। जब चला तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर उठते गए। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फूल फूल उड़ती रही थी। मेरी आंखों के सामने मीटर का एक कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वो ऊंचाई नापने का यंत्र था। वो देख रहा था कि 10,000 फुट, 15,000, 20,000, 40,000, ऐसे करके 70,000 फुट ऊपर वो चले गए। मेरी पोशाक न होती तो मेरी चमड़ी मेढक की तरह फूल कर फट जाती। जैसे मेढक का शरीर फूलता है, फूल के गोल हो जाता है बड़ा, उसी तरह उनका शरीर फट जाएगा बोलकर वो सोचे। परखने के लिए मैंने हाथ से ग्लोव निकाल दिया। जो जब निकले सच्ची में इतना है क्या? जब अपना हाथ से ग्लोव निकाले तो बाबा क्या हाल था। उनका हथेली अचानक बैलून की तरह फूल उठी और थोड़ा बड़ा हो गया। मीटर का एक कांटा उठा, 75,000 फुट। सभी मैंने नीचे देखा। गिलास के पानी खदकने लगा था, तापमान के कारण नहीं बल्कि लघुचाप के कारण। 75,000 फुट की ऊंचाई पर पानी नहीं रहता, वो भाप बन जाता है। पता है तुम लोग को? मेरे पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया। उसे मुंह के पास पाकर वे अचानक बोल उठे, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नर्क दर्शन पूरा हो गया, अब मैं स्वर्ग को जाऊँगा। देखो कितना युधिष्ठिर को ये बोले कि हम युधिष्ठिर बन गए। क्यों? ना, युधिष्ठिर अपना स्व शरीर लेके स्वर्गपुष्ट में गए थे। उनके साथ में कोई नहीं था, उनका छोटा उनका साथ में और कोई नहीं थे, जो कि छोटा भाई सब थे। उनका भी देहांत हो गया और वो अकेले ही अपना स्वर्ग में अपना शरीर के साथ वो गए थे, इसीलिए वैसे बोले। तो फिर क्या हुआ ना, सुनकर खुश होंगे कि रॉकेट पायलट चुन लिया गया। तो पहलवान सब कहाँ गए? मैं नहीं जानता था कि तुम्हें जानकर और भी अचंभा होगा कि इस सूचना से मेरे गुरुजी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए क्या कहा, उन गुरुजी को पता है, वो पढ़ाए हैं, उनको पता है कौन से शिष्य किस रास्ते में जाएंगे और किस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो गुरु क्या बोले, ये कोई नई बात नहीं है। देह और मन को साथ लेने पर व्यक्ति और भी दुसाध्य काम कर सकता है। अगर हम मन में ठान लेंगे, काम करेंगे, तो जरूर हम करके दिखा पाएंगे। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।